जान दे। कौन से सेक्शन से पहले चालू है? कौन से सेक्शन से? सेक्शन तो देखो ऐसा है, उसमें कुछ नहीं है। कोई पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करता है, कोई सेक्शन डी से स्टार्ट करता है। जो भी तुमको स्टार्ट करना हो कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बार क्या होता है सेक्शन ए एमसीक्यू वाला सेक्शन होता है अपना, तो उसमें क्या होता है ना कि कई बार कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, और ट्रिकी क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग 10-10-15 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा देते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो वो चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हो तो सेक्शन ए के हिसाब से ये ध्यान रखना कि अपना टाइम जो है वो फिक्स कर देना कि मेरे को मतलब 15 मिनट या 20 मिनट में ख़त्म करना है। अगर तुम्हारा टाइम ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो जाता है सेक्शन ए स्टार्ट करने में। सेक्शन डी वगैरह स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या है कि मान लो कोई एक ट्रिकी क्वेश्चन आ भी गया, उसमें 10-15 मिनट जा भी रहा है, तो तुमको पता है कि वर्थ है भाई 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन है, तो वहाँ थोड़ा टाइम दे सकते हो। 1 मार्क के क्वेश्चन में 10-15 मिनट टाइम देने जैसा नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि पहले बड़े सेक्शन उठाओ जो ज़्यादा मार्क्स के हों, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो टाइम डिवाइड कर रखा है तुमने, अलग अलग सेक्शन के लिए अपना एक फिक्स टाइम डिवाइड करके रखो। वो सेक्शन उतने टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम जा रहा है तो फिर तुमको दूसरे सेक्शन में टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले से ही टाइम अलॉट कर लेना, अभी से उसकी प्लानिंग कर लो कि मैं इस सेक्शन में इतना टाइम दूंगा, और हर सब्जेक्ट के हिसाब से उसको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें थियरी ज़्यादा है, जैसे इंग्लिश वगैरह में राइटिंग सेक्शन आता है, तो वहाँ तो ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन में टाइम थोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंशन के लिए क्या करोगे? कॉम्प्रहेंशन का भी क्वेश्चन बोल रहा था अंकुर कि कॉम्प्रहेंशन का क्या करेंगे। तो कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है कि भाई हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले आराम से जैसे ही पेपर आता है पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वापस उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, फिर से पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 बार पैराग्राफ रीड करने में तुम्हारा टाइम जा रहा है। सबसे पहले क्या कर लो, क्वेश्चंस रीड कर लो। और ऐसा नहीं कि खाली रीड कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस को समझो कि क्या क्या वो पूछना चाह रहे हैं, सारे क्वेश्चंस एक साथ रीड कर लो और कोशिश करो जानने की क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद पैराग्राफ रीड करो। तो जब तुम पैराग्राफ उसके बाद रीड करोगे तो तुम्हारे पास एक वो रहता है, एम रहता है कि मुझे क्या ढूंढना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पता है, उस हिसाब से जब पैराग्राफ रीड करोगे तुम्हें वहाँ आंसर मिल रहा है तो उसको पेंसिल से मार्क कर लो, ठीक है। फिर दूसरे वाले का आगे पढ़ते जाओ तो दूसरे का भी आंसर मिलेगा, मार्क कर लो। जिसका नहीं मिल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसा होता है जो पूरे पैसेज का एक आइडिया पूछ रहा होता है कि ये पैसेज से क्या मैसेज मिल रहा है या ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, तो वहाँ तुम जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे तो तुम्हें खुद ही एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या है। तो इस तरह से तुमको पैराग्राफ 2 या 3 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, लगभग 1 बार में तुम्हारा काम हो जाएगा, बराबर है। हाँ सर, मैडम तो बोलते हैं मार्क नहीं कर सकते पेपर में क्वेश्चन, पेंसिल से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देना बाद में। बच्चे रफ वर्क करते हैं पेपर पे। भैया लेकिन हमें तो मैम बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा एक डॉट लगा दो। हाँ, क्योंकि बोलते हैं कि वो पेपर ले रहे थे। पेन वैन से नहीं लिखना, पेंसिल से मार्क करके बाद में मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। भैया पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो इधर बाजू में एक लाइन खींच दी हो गया, पेपर प्रेजेंटेशन हो गया। बाजू में लाइन खींच दी मतलब वो मार्जिन बना देते हैं ना रफ वर्क के लिए, मैथ्स वैथ्स में। हाँ, तो पेपर प्रेजेंटेशन होता क्या है, उसमें करना क्या? पेपर प्रेजेंटेशन में यही है, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम पॉइंट्स जब लिख रहे हो, मान लो 1 पॉइंट लिखा तुमने, फॉर एग्जांपल एसएस का अगर आंसर लिख रहे हो तो मान लो तुमने 5 पॉइंट्स लिख रहे हो, तो 1 पॉइंट लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन लिखो। अब क्या है, तुमको पता सब कुछ है, कई बार क्या होता है ज़्यादातर बच्चों के राइटिंग का प्रॉब्लम होता है, अब तुम उसके बाद लाइन भी नहीं छोड़ोगे तो वो बहुत गंदा दिखता है। तो थोड़ा स्पेस रखो, ठीक है, और काटा पीटी करने की कोशिश कम करो, ओवर राइटिंग्स कम हो तुम्हारी, ये कोशिश रखो। फिर रफ वर्क जो करते हो मैथ्स में, कोशिश करो लास्ट पेज पे करने का, बगल में ऐसे करके बनाओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे ऐसे बस साइड में लाइन मार्जिन बना के यहाँ पर करते हैं रफ वर्क, पर वो थोड़ा गंदा दिखता है, तुमको खुद दिखेगा, लिखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ भले कितना भी सुंदर लिख रखा है तुमने, जिसको ज़्यादा अच्छा लिखता है ना जो, उसके लिए तो और प्रॉब्लम है, अच्छी चीज़ों में गंदी चीज़ तुरंत हाईलाइट हो जाती है। तो बगल में तुमने रफ वर्क किया है तो प्रॉब्लम होता है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, वो जो मार्जिन है, यहाँ मार्जिन बनाया था तो यहाँ से लिखते लिखते रफ करते करते यहाँ भी आ जाते हैं कई बार जल्दीबाजी में, ठीक है। तो जब यहाँ आओगे तो फिर वो तुम्हारे इस पर असर डालेगा। प्रेजेंटेशन मतलब क्या भाई, तुम कहीं निकलते हो, घूमने फिरने जाते हो, बड़ा तैयार होके जाते हो, घर में रहते हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं, फंक्शन में जाते हैं बड़ा तैयार व्यार हो जाते हैं, किस चीज़ देखते हैं मिरर में जाके, सब सही है ना, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन हो गया तुम्हारा। तो वही पेपर का प्रेजेंटेशन क्या कि पेपर नीट एंड क्लीन हो, पढ़ने वाले को अच्छा लगे, चेक करने वाले को, तो वो जब पेपर देखेगा अच्छे से लिखा है
तो उसको जो साइकोलॉजिकली एक अच्छी फीलिंग आएगी तो डेफिनेटली तुमको अच्छे मार्क्स देगा। और तुमने कितना भी अच्छा लिखा हो, ठीक है, मतलब लिखा सब कुछ है, नॉलेज सब कुछ है तुमको, तुमने सब कुछ ट्राई किया, बट लिखने का जो तरीका था, गंदी राइटिंग निकाल रहे हो, काटा पीटी कर रखा है, जगह नहीं छोड़ी है बीच बीच में, तो वो सामने वाले के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो भले तुमने सब कुछ अच्छा लिखा है तो मार्क्स में थोड़ा बहुत कंजूसी कर लेंगे देने में, ह्यूमन नेचर है भाई, ठीक है। अच्छी चीज़ें सबको पसंद आती है कि नहीं है। भले टीचर की खुद की राइटिंग ख़राब होगी लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों की राइटिंग अच्छी हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो मेरा पर्सनल इशू है ना, बाद में डिस्कस। हाँ बताओ। और 15 मिनट हमें दिए हुए रीडिंग के लिए, तब उसमें हम लोग बिल्कुल उस टाइम तुम पैराग्राफ वालों के लिए टाइम निकाल सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स बाकी में भी आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते ही है ना, केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तुम टाइम ले लो। जो तुमको स्टार्टिंग में 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलता है वो टाइम पर तुम क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते होते हैं, इधर उधर मुंह देखते हैं, थोड़ा सा पन्ना पलट के देख लेते हैं, फिर उधर मुंह देख लेते हैं। भाई वो 15 मिनट तुमको रीडिंग के लिए दिया है तो ऐसे क्वेश्चंस उठा लो, जैसे पैसेज वाला क्वेश्चन इंग्लिश में है, कॉम्प्रहेंशन है, या मान लो राइटिंग स्किल्स भी जो आ रहे हैं तो तुम टॉपिक्स देख लो। कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम्हें किसी चीज़ के ऊपर लेटर लिखने के लिए आ गया या जो भी आ गया, नोटिस, ईमेल, कुछ भी आया, तो उस चीज़ में तुम्हें एक बार ध्यान देना है कि भाई टॉपिक पढ़ोगे तो तुमको उसके बाद सोचना तो पड़ेगा ना। जब तुम पेपर लिखते हुए जाओगे ना फ्लो में, तो मान लो तुरंत तुम उस क्वेश्चन पर पहुंचे हो और वो टॉपिक उठाया, तब तुम टॉपिक को देख रहे हो, तुरंत आइडियाज़ नहीं आएंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग में रीडिंग का टाइम मिल रहा है उस टाइम उन टॉपिक्स को पढ़ लो और सोचो उसके बारे में तुम क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। मैथ्स में भी क्वेश्चंस, खास करके जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, पीछे पलट के देख लो कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से हैं, फिर तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ये ईजी है क्या। फॉर एग्जाम्पल जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन डी वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं, वो अगर ज़्यादा मार्क्स के हैं तो तुमने देखा कि सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसे हैं जो मैं आराम से कर सकता हूँ, तो तुम वहाँ भी अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हो कि भाई ये तो मेरे को आते हैं, इसमें मेरा ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है, तो यहाँ का जो 5-10 मिनट में कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ, वो तुमको टाइम मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। क्वेश्चंस रीड कर लोगे अच्छे से तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कौन सा सेक्शन हार्ड लग रहा है तुमको। हो सकता है किसी को ए हार्ड लग रहा है, किसी को बी हार्ड लग रहा है, तो जो सेक्शन तुम्हें ज़्यादा हार्ड लग रहा है क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, तुम उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अलॉट करो, और जो ईजी लग रहा है उसका 5-10 मिनट इधर एडजस्ट करो, ठीक है। ये कर सकते हो। भैया हम लोग कभी कभार आते हुए भी नहीं लिखते क्योंकि हम पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि अभी किसी ने बोला कि 1.5 घंटा ही हो जाता है, हम पैनिक हो जाते हैं, कुछ भी लिखने लग जाते हैं, उसके फिर पेपर भी बहुत बार टूटते हैं। ऑफकोर्स पैनिक होने में एक तो मिस्टेक होता है, और खास करके ना पहले वाले पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम होती है, स्पेशली 10th में है तो अभी भाई पहली बार जब पेपर देने जाते हैं, बोर्ड का एक फोबिया होता है, ठीक है। एंटर होने के बाद भले कितना भी बाहर कोई मोटिवेट कर दे, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अंदर डर रहता ही है, सबको रहता है। फिर एंटर हो गए जब एग्ज़ाम हॉल में, पेपर आएगा, एक माहौल वैसा होता है, लेकिन जब तुम अगर लिखना स्टार्ट कर देते हो ना तो डर धीरे धीरे निकलता है। और पहले पेपर का तुम्हारा डर निकल जाएगा, सेकंड पेपर से डर नहीं रहेगा, पहले पेपर में ज़्यादा रहता है। और टाइम को लेके ना तो इसीलिए बोलते हैं वॉच लेके जाओ, वॉच सामने रखो, ठीक है। हर थोड़े देर पे वॉच पर नज़र रखो, ठीक है। और वॉच मतलब ढंग की ले जाना, पता चला फंकी लेके चले गए, ठीक है, स्टाइल मारने का, और पता चला कि वो बीच में बंद पड़ गई है, ठीक है। तो ये ना हो, चेक करवा लेना पहले से। अगर कई दिन से तुमने घड़ी में सेल वेल नहीं डलवाया है तो वो सेल वेल डलवा के ले जाना, लास्ट मोमेंट पर वॉच धोखा दे दे ये बहुत दिक्कत हो जाएगा, वो संभाल के रखना। हाँ बोतल लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट ले जाना है जो भी है, ठीक है। वो कलरफुल वालरफुल कुछ नहीं चलेगा। और क्या बोल रहा था? पैनिक का वही है कि भाई टाइम जब तुम देख रहे हो, बेल तो बजती है, हर 1 घंटे पे बेल बजेगी ही, तुमको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं कि भाई 1 आवर हो गया और 1 आवर, तो तुमको पता चलेगा घड़ी भाई सही चल रही है। तो ये टाइम पर विश्वास रख के चलो, अपने हिसाब से करते रहो। कैलकुलेशन एरर, यार कैलकुलेशन एरर का तो कोई खास सॉल्यूशन नहीं है, वो हड़बड़ी करते हैं तो कैलकुलेशन का मिस्टेक होता है। थोड़ा मन शांत रख के करोगे तो आएगा। और ये किया करो, मतलब फॉर एग्जाम्पल यार MCQ में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ऑप्शन मैच करेगा तो ठीक है, नहीं तो गलत कर ही रहे हैं। और जो बड़े क्वेश्चंस हैं ज़्यादा मार्क्स वाले, उसमें जब तुम सॉल्व करते हो तो स्टेप पे थोड़ा ध्यान दिया करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसा लग रहा है ज़्यादा कैलकुलेशन है, जिसमें जैसे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन होगा और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक इन्हीं दोनों में ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे आते हैं, तो उसका कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेना, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है, पेपर जल्दी ख़त्म हो जाता है, लास्ट में 10-15 मिनट बचते हैं, तो लोग टीचर्स बोलते हैं ना कि बस चेक कर लो, तो बच्चे कैसे चेक करते हैं,
हाँ ये किया है, ये किया है, मन से नहीं चेक करते हैं। वापस अच्छे से तुम टीचर हो, चेक कर रहे हो एग्जाम का पेपर, वैसे चेक करो, ठीक है, कि तुमको गलती निकालनी है। कई बार इसके बावजूद भी नहीं निकल पाती है, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो ह्यूमन नेचर है, कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। तो तुम्हारे हाथ में ज़्यादा है नहीं, बस इतना है कि सॉल्व करते टाइम ध्यान रखोगे, ठीक है। वो बड़े बड़े लोगों से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक। और एक चीज़, हाँ, ये मैथ्स वाले में ये ध्यान रखना ना कि जब पेपर जिस दिन होगा उस दिन नींद अच्छे से लेके जाना, उस दिन पूरी रात पढ़ के मत जाना मैथ्स वाले पेपर में, क्योंकि फिर होगा ये ना कि आधा दिमाग सो रहा होगा तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, काटा पीटी भी बहुत होगी। तो मैथ्स के पेपर के दिन ज़्यादा रात में जगना नहीं है, आराम से सो के पूरा फ्रेश मूड से जाना है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैथ्स में खास करके लर्न करने वाले में है, तुम्हारे टॉपिक्स बाकी हैं तो खींचो, तो तुम रात को खींच सकते हो लर्न करने वाले में, क्योंकि तुम्हें वहाँ जाकर लिखना ही है। लेकिन मैथ्स में क्या है ना, दिमाग का यूज़ ज़्यादा होने वाला है, कैलकुलेशंस होने वाले हैं, वहाँ दिमाग अगर बोर होगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैथ्स में नींद अच्छे से लेके जाना। नहीं, ऑफ कोर्स, देखो लास्ट मोमेंट पे करने बैठेंगे, अभी एग्जाम कल है और आज रात भर खींचेंगे तो वो एक तरह से गलत है। अगर आपका टॉपिक बाकी कुछ इमरजेंसी हो गई, मान लो छुट्टियां थी 3-4 दिन बीच में, बीमार पड़ गए थे और उसमें नहीं कर पाए, तो समझ में आता है कि रात को खींचने का मीनिंग है भाई कि बाकी रह गया था। अब पूरे साल कुछ किया नहीं, एग्जाम का छुट्टी मिला उसमें भी कुछ नहीं किया, लास्ट वाले दिन करोगे तो फिर नुकसान तो झेलना पड़ेगा, वो तो है भाई, ठीक है। तो कोशिश करो कि भाई लास्ट दिन तक टालो नहीं, लास्ट का दिन समझने का ही नहीं कि है, ठीक है, कि मैं लास्ट दिन रात में जगने वाला हूँ, वो काउंटिंग में लेने का ही नहीं। मान लो 3 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन और अगला आधा दिन ही जोड़ो, 3 दिन मत जोड़ो, यही मान के चलो, उस हिसाब से अपना काम चालू रखो। तुम क्या करते हो पता है, नॉर्मली हम 3 दिन की छुट्टी है ना, तो 3 दिन है यार अभी आज तो पेपर देख के आया, आज थोड़ी पढ़ूंगा, थक गया हूँ मैं, तो उस दिन नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता। उस दिन पढ़ो, उस दिन खींचो, नेक्स्ट पेपर का टॉपिक उस दिन पढ़ने की कोशिश करो। उस दिन पूरा आराम में नहीं निकालना, दोपहर को आ जाते हो 1-2 घंटे आराम करके शाम को पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं निकालते कि आज तो सुबह पेपर देख के आया हूँ, नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मत करना, ठीक है। जहाँ बैठ के पढ़ना है पढ़ो, जहाँ तुमको शांति मिलती है, जहाँ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बैठता है वहाँ बैठ के पढ़ो, ठीक है। और कुछ टाइम मैनेजमेंट कोई पूछ रहा था, क्या टाइम मैनेजमेंट किसका, पेपर का या ओवरऑल प्रिपरेशन का? पेपर का। तो पेपर का तो बताया ना, सेक्शन वाइज टाइम अलॉट कर लो और खुद घर पे एक बार सीरियसली लेके सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो और उसमें अपना टाइम अलॉट करके, जो तुमने टाइम अलॉट किया है, फॉर एग्जांपल तुमको लगता है इसमें इतना टाइम जाएगा, उस हिसाब से सीरियसली 3 घंटा कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, पता चला बीच में कोई आ गया निकल गए तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। 3 घंटा ऐसी जगह जाकर बैठो जहाँ तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं हो, ठीक है। घर में अगर कोई डिस्टर्ब करना हो तो रूम बंद करके अंदर बैठ के 3 घंटा लगाओ, किसी लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, क्लास में जाके बैठ जाओ, ट्यूशन क्लास में, कहीं पर भी, वहाँ बैठ के 3 घंटा जो डिस्टर्बेंस ना हो ऐसे माहौल में बैठ के पेपर लिखो, तो तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि तुमने जो टाइम अलॉट किया है अलग अलग सेक्शन को, वो टाइम सही में सूट कर रहा है कि नहीं उसको, या किसी में बढ़ाने की या कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और देखो क्वेश्चन छूट गया, ये चीज़ थोड़ा एक मतलब आप केयरलेसनेस में छोड़ सकते हो। पहले से पेपर रीडिंग करने का टाइम मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें एक नज़र में आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो थोड़ा शांत रह के करो। कई बार क्या होता है, सब सेक्शन चला गया, सेक्शन सी का क्वेश्चन बाद में वापस लास्ट में जाओगे तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। सेक्शन में सब सेक्शन में ही निपटा दो, ये कोशिश करो, ठीक है। अब कई बार होता है कि भाई शायद उस साल का स्कीम ऐसा आ जाए लीनियंट चेकिंग का कि भाई बोले कि नहीं दे दो बच्चों को, तो वो फ्लक्चुएट करता है, उसका कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि सेक्शन का सेक्शन में ही निपट जाए, किसी और सेक्शन में ना जाना पड़े। और अगर सर सेक्शन ना लिखे हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखे तो वो चलेगा? चलता है, सिर्फ क्वेश्चन चलता है, नंबर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। मेन इसीलिए देखो अभी पेपर स्टाइल चेंज कर दिया ना, पहले क्या होता था ना, सेक्शन वाइज क्वेश्चन नंबर्स आते थे, सेक्शन ए में 1 to 10 है, सेक्शन बी में फिर से 1 to 10 या 1 to 7 ऐसे आते थे। अब वैसे नहीं आते, तुमने देखा होगा 1 से लेकर लास्ट तक 35-37 तक जाते हैं। ये सिस्टम इसीलिए लाया गया है ताकि इधर उधर कर सकें बच्चे, ठीक। और कंसंट्रेशन, हैंड राइटिंग तो देखो अब लास्ट मोमेंट पे तो कुछ खास बदल नहीं जाने वाला हैंड राइटिंग में, जो ज़िंदगी से रही है वही रहेगी। हाँ बस अब इतना कोशिश कर सकते हो कि साफ सफाई रख सको, लिखते टाइम इतना कोशिश करो कि पढ़ने वाले को समझ में आए, ठीक है। छोटे छोटे जो लिखते हैं ना वो थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, लेकिन क्या है ना, फिर भी
चलाते हैं टीचर्स, कोशिश करते हैं कि पढ़ लें, फिर वही होता है कि मैंने बोला ना कि उसका मूड ख़राब हो जाएगा टीचर का राइटिंग देख के, तो मार्क्स अच्छे नहीं देंगे। भले तुम फुल मार्क्स डिजर्व करते होगे, बट राइटिंग के चक्कर में मार्क्स कटते हैं। ये है साइकोलॉजिकल फैक्ट है, खास करके थियरी में। मैथ्स में इतना नहीं कटेगा, मैथ्स में तो कैलकुलेशन वगैरह स्टेप वगैरह देख के देते हैं, बट थियरी वाले सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स पे असर पड़ता है। जैसे ठीक है, हमारा लास्ट में आंसर रॉन्ग हुआ, ठीक है, तो अब हम लोग ने जो स्टेप्स किए, जो इतना लिखा, उसके तो मार्क्स मिलेंगे ना? हाँ मिलते हैं। मान लो मैथ्स का क्वेश्चन तुम कर रहे हो तो 3-4 स्टेप हैं, लास्ट का आंसर गलत है, स्टेप्स तुमने सही फॉलो किए हैं तो मार्क्स मिलते हैं। हाँ, तो छोड़ने से अच्छा वो करके आ सकते वो तो मार्किंग स्कीम तुमने चेक की है, जो सैंपल पेपर साथ उसके साथ मार्किंग स्कीम आता है, तो मार्किंग स्कीम में ना अलग अलग स्टेप का मार्क्स होता है। फॉर्मूले का कुछ मार्क्स है, इतना स्टेप लिखा इसका मार्क्स है, करेक्ट आंसर का मार्क्स है, उस हिसाब से होता है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर हार्ड आया था, बोर्ड का पेपर भी हार्ड ही है। प्रैक्टिस पेपर ये जो अभी एडिशनल क्वेश्चन वाला जो आया था वो ना हार्ड इसलिए आया था। हार्ड मतलब क्या है ना, एक्चुअली पूरी बुक के कॉन्सेप्ट्स जो हैं सारे कॉन्सेप्ट्स निचोड़ लिए हैं, तो जो वो कर लेगा उसके लिए कैसा भी पेपर आएगा बोर्ड में, अगर उसको समझ के किया, ऐसा नहीं कि याद कर रहे हैं, उसको जिसने भी समझ लिया उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, बोर्ड में कैसा भी पेपर आएगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा चांसेस हैं कि हार्ड आएगा, क्योंकि अचानक बीच में एडिशनल क्वेश्चन पेपर निकालने का मतलब कि कुछ तो वो लोग हिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेपर हार्ड आ सकता है क्योंकि कंटिन्यूसली कई साल से मैथ्स का पेपर हार्ड नहीं आ पा रहा था, और बीच में ये भी एक दिक्कत थी, कोविड का टाइम आया था, तो कोई ढंग का पेपर निकालने में दिक्कत थी, खुल के पेपर नहीं निकाल पा रहे थे लोग। शायद इस साल कुछ अनोखा करें। और वैसे भी हार्ड क्या है ना, हार्ड इसलिए लगेगा, कई बार लगता है जो वो लॉजिकल रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ता है, रट्टा मार के आए हैं, टेक्स्ट बुक का सब सॉल्व कर रहे हैं, तो ईजी लगता है। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जहाँ पर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, फॉर एग्जांपल एजर्सन, रीजन, केस बेस, इन सब क्वेश्चंस में कई बार तकलीफ होती है क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट चेक होता है, तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उसको वो हार्ड लगेगा। ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए पेपर हार्ड नहीं है, पेपर ईजी ही रहता है। ठीक है, मॉडरेट रहता है, बहुत हार्ड नहीं आता है पेपर, इतना टेंशन नहीं लेने का कि एकदम पूरा जो सैम्पल पेपर जैसा था डिट्टो वैसा पेपर नहीं आएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, पूरा पेपर वैसा नहीं आएगा, नहीं तो पता चला सीबीएसई का पिछला सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। ठीक है, फेल वालों का। हाँ, अरे पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये आंसर तो खुद को पता होता है हमको। भले हम किसी को कुछ भी बोले, अब वो तो तुम्हारे प्रिपरेशन पे, वो कोई नहीं गारंटी दे सकता तुम्हारे कितने आएंगे, वो तुमको पता होता है। जो पेपर लिखता है उसको खुद पता होता है कि मेरे कितने आएंगे, भले वो कुछ भी बोले, आओ चेकिंग हो देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम पेपर लिखते हैं तो हमें पता होता है कि इतने से इतने रेंज में आएगा, और आता है, थोड़ा प्लस माइनस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एकदम डिफरेंस नहीं आने वाला है। और कुछ नहीं, कंसंट्रेशन का कुछ पूछा था उसने मुझसे एक दिन। सर वो नहीं, कंसंट्रेशन बैठता है पेपर में एसएस का जैसे पेपर है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा एलोबरेट करने का वो चीज़ नहीं। सीबीएसई में ऐसा कुछ ज़्यादा वो तामझाम वाली चीज़ें नहीं है। 5 मार्क का है, 5 पॉइंट लिखो। पॉइंट्स जो 5 मार्क के हिसाब से तुम पॉइंट्स लिख रहे हो तो इतना समझ के लिखो कि भाई एक पॉइंट में 2 से 3 लाइन आए। खाली शॉर्ट में 5 लाइन लिख दी तो उसके 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, हाँ वो समझो। वैसे मतलब जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो इतना अच्छे से वो क्वेश्चन मेंशन करते हैं, इस हिसाब से वो बैलेंस करते हैं कि तुम्हें पता चल ही जाएगा कि क्या लिखना है। वो क्वेश्चन ऐसा बनाते ही। अभी सैम्पल पेपर्स उठा के पढ़ते हैं, मार्केट में कई आते हैं ऑनलाइन वाले, तो उसमें तुमको बहुत सारे एकदम अजीबोगरीब पेपर्स मिलते हैं। लगता है यार इसमें तो 3 ही लाइन लिख पाऊंगा मैं, क्वेश्चन 5 मार्क्स ने पूछा है, क्या ही लिखूँ मैं इसमें, तो वहाँ अनाप शनाप फेंकना चालू कर देते हो। ऐसा बोर्ड का पेपर नहीं आता है। बोर्ड का पेपर बहुत ही बैलेंस्ड आएगा। अगर उनको 5 मार्क्स का उन्होंने क्वेश्चन दिया है तो वो इस तरह का ही क्वेश्चन देंगे जिसमें तुम्हें खुद पता चलेगा उसके पॉइंट्स बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर सब कुछ खुद बताएगा। ठीक है, और एसएससी पेपर में जो पॉइंट्स आते हैं लाइन में बड़ा जरूरी है। लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखो, वो क्या बोलते हैं, टॉपर्स की शीट वगैरह आती है, आउट होती है, उसमें देखते हैं ना अपन, तो लगता है कुछ कुछ जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस आंसर में उनको हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं पेंसिल से। ठीक है, कर दो, एक प्रेजेंटेशन का इफेक्ट पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे।
तुमने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सही सही लिखे हैं, क्लियर समझ में आ रहा है, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्लीन होना चाहिए पेपर, गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाकी तुमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं तो तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरा डेकोरेट करें, नहीं तो पता चला फिर बहुत सारे बच्चे उसमें, लड़कियां तो मेहंदी का डिजाइन बना के आ जाएंगी। ठीक है और सर हमारे स्कूल में तो प्री बोर्ड से मार्क्स बहुत काटे हैं। काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे भाई। स्कूल के टीचर्स, पेन 2 तो मिनट, ब्लू ही चलती है ना, जो भी, हाँ ब्लू, सिर्फ ब्लू। हाँ, और कुछ अंडरलाइन वगैरह करना है तो पेंसिल का इस्तेमाल करो। वो एडमिट कार्ड पे तो लिखे हम कोई भी तरह की जेल बॉल कोई भी हाँ, वो हाँ? लिखा है। और टीचर्स हमें बोलते हैं कि बॉल पेन। जेल पेन क्यों मना करते हैं टीचर्स? ऐसा उसमें बोर्ड में अलाउड है, ठीक है, लेकिन जेल पेन टीचर्स तुमको सजेशन इसलिए दे रहे हैं, वो कई बार है ना ओवरफ्लो होता है। जेल पेन से तुम ज़्यादा लिखोगे ना, अब क्या नॉर्मली घर पे तुम मान लो 2-3 पेज लिख रहे हो तो इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में जब कंटिन्यूस लिखते हो ना तो बहुत सारे पेजेस लिखने आता है ना, जेल पेन ओवरफ्लो होने लगती है। तुम्हारा देखना पेजेस में ना तुम्हारे ऐसे जो लेटर्स होंगे ना, ऐसे डॉट डॉट बनेंगे, धब्बे बनेंगे। तो कई बार क्या होगा कि मान लो ऐसा कुछ धब्बा बना तो लेटर्स क्लियरली रीड करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए जेल पेन अवॉइड करना चाहिए, बॉल पेन ही यूज़ करो। ठीक है, हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डायग्राम भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और खाली डायग्राम पूछा है तब बनाओ। बोला अगर कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो फिर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स में एक्सप्लेन भी करोगे, डायग्राम बनाओगे, थोड़ी है। और ऐसा पेपर में क्वेश्चन आएगा भी नहीं, टेंशन मत लो। आएगा तो मान लो लेबलिंग के आएगा, डायग्राम बना हुआ आएगा, खाली ABCD लिख देते हैं, तुमको उनका नाम लिखना होता है। ठीक है, स्पेशली डायग्राम का क्वेश्चन आएगा तो 3, 4, 5 मार्क्स के हिसाब से आएगा, तो उस हिसाब से तुम्हें डायग्राम बनाना रहेगा। ठीक है, वो उस हिसाब से ही आएगा, टेंशन नहीं लेने का। 9 दिन बचे उसमें, नहीं 9 दिन बचे उसमें कुछ नहीं होगा। वो तो फिर वो यूट्यूब वाले वीडियोस आते हैं कुछ ना, 9 दिन में पढ़ के 90 आ जाएगा, वो सब नहीं होता है, सब ढोंग है। 90% नहीं आता 9 दिन पढ़ के। हाँ ये है, जिसने शुरू से पढ़ा है रिवीजन कर सकते हो, जिसने शुरू से पढ़ रखा है वो 9-10 दिन रिवीजन करके भले स्कोर कर लेगा। जिसने पूरे साल पढ़ा ही नहीं हो, लास्ट के 9 दिन पढ़ के कोई थोड़ी परसेंटेज लाने वाला है। हाँ पासिंग मार्क्स भले शायद स्कोर हो जाएंगे। हाँ अभी 10 दिन बचे हैं, तो अभी तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है पहले, तो इंग्लिश के लिए भी तो तुमको 3-4 दिन देना पड़ेगा कम से कम। अब जिसने जैसा पढ़ा हो, जिसने इंग्लिश कई दिन से छुआ ही नहीं है, उसको तो अभी ज़्यादा दिन देना पड़ेगा, उसको तो 5-6 दिन कम से कम देना पड़ेगा। और जो कंटिन्यूसली इंग्लिश भी कर ही रहा था बीच में, तो उसको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा हो जाएगा, तो वो अपना 2-3 दिन रखे एडवांस में। लेकिन हाँ 2-3 दिन फिर भी रखना, क्योंकि इंग्लिश पेपर में ना थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम है, राइटिंग स्किल्स का इशू होता है। राइटिंग स्किल्स थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, भले तुमको क्वेश्चन सारे लानो। और सबसे अच्छा चैप्टर सारे क्लियरली समझ रखे हैं तुमने लाइन बाय लाइन, तो क्वेश्चन आंसर रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम लिख सकते हो, लेकिन हाँ मैं तभी बोलूँगा जिसका सेंटेंस बनता हो, सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता हो, ऐसे सेंटेंस बना रहे हो तो बेहतर है कि क्वेश्चन आंसर लर्न करके जाओ। एटलीस्ट टेक्स्ट बुक वाले तो लर्न करके जाओ। क्या सेंटर कौन सा, सेंटर कौन सा स्ट्रिक्ट है ये कुछ क्लियर नहीं होता है भाई। ऐसा सेंटर सब जगह सेम ही चीज़ें चलती हैं, रूल्स रेगुलेशन सब जगह वही होते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, किसी किसी स्कूल में कैमराज लगे रहते हैं तो बच्चों को ज़्यादा डर रहता है कैमरे पकड़ाएंगे। लेकिन अगर मान लो और किसी स्कूल में कैमरा नहीं है अगर सेंटर में, तो तुम्हारे स्कूल का भी कैमरे का रिकॉर्डिंग नहीं जाने वाला है बोर्ड में। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि हम चीटिंग करेंगे। अब भाई सुपरवाइज़र पे भी डिपेंड करता है, कुछ अनाप शनाप हरकतें कर रहे हो, कोई स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र आया तो फिर वो बैंड बजा सकते हैं। इससे अच्छा चुपचाप अपना इज्जत से पढ़ के जाओ, इज्जत से लिखो और इज्जत से घर चले आओ। ठीक है, काय को बेइज्जती का पोटला ढोना। ठीक है, तब वो टेंशन उसके लिए है स्ट्रिक्ट वाला जिसको भाई कहीं से कुछ उम्मीद हो। ठीक है, स्ट्रिक्ट वाला टेंशन उसको होना चाहिए। पढ़ के जा रहे हो तो कोई भी कैसा हो। हाँ अब ऐसा थोड़ी कि वहाँ बंदूक ले खड़े रहेंगे, स्ट्रिक्ट सेंटर है तो। हाँ क्या हुआ और क्या लिखा है हॉल टिकट में? 10 बजे का टाइम था, अगर 1-2 मिनट लेट पहुंचे तो नहीं घुसेंगे। अरे देखो लेट, पहली बात लेट पहुंचो तो अब वो सेंटर के जो हेड होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि तुमको अलाउ कर देंगे, लेकिन रूल तो है कि अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर क्या है ना कि मान लो कुछ तुम्हारे पास जेन्युइन रीज़न है, कुछ एक्सीडेंट जैसा हुआ, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तुम एक्सप्लेनेशन दोगे तो शायद वो ले लें, बट उसके लिए भी बहुत तगड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए, नाटक है। और दूसरी बात कि अगर तुम लेट जा रहे हो तो तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम जब एंटर होगे तुम घबराए हुए होगे,
ठीक है, उसमें पेपर फिर एंटर हो गया, हाँ, फिर उसके बाद तुम्हारे पेपर में उसका इफेक्ट आने वाला है, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाओगे, पेपर में प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा है एडवांस टाइम लेके चलो, तुम्हारे सेंटर में जाने में तुमको कितना टाइम लगने वाला है वो तुम्हें पता ही होगा, उस हिसाब से तुम पहले निकलो और एडवांस में निकलो कि भाई अगर मेरी गाड़ी पंचर भी होती है रास्ते में, ठीक है, तो भी मैं कोई पब्लिक व्हीकल लेके भी पहुंच सकूं। इस तरह का प्लानिंग रखो और कोशिश करो कि पेरेंट्स के साथ जाओ, ठीक है। अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो कोशिश करो कि उन्हीं के साथ, ऐसा नहीं पापा आप रहने दो मैं चला जाऊंगा मेरे दोस्त के साथ, ठीक है, जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई अगर एक गार्जियन साथ में होते हैं ना तो एक कुछ प्रॉब्लम अगर रास्ते में आती भी है तो तुम्हें एक तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग उस टाइम काम नहीं करेगा, तुम घबरा जाओगे कि भाई मेरे एग्जाम का ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स ना, पैनिक की कंडीशन ना आए। इससे अच्छा एडवांस में टाइम लेके चलो, पेरेंट्स के साथ जाओ आराम से। और कुछ चीज़ें छूट गई मान लो, कई बार ये भी होता है कि भाई कुछ छूट गया, तुम्हारे पास एडवांस में टाइम है तो तुम घर से मंगवा भी तो सकते हो, नहीं तो पता चला कि फिर रह गया, किसी का हॉल टिकट छूट जाता है, ये भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तुम टाइम लेके चलोगे तो मन शांत रहेगा, तो सब चीज़ चेक करके अच्छे से जा पाओगे। और निकलते निकलते टाइम तक ये रहता है दिमाग में, ठीक है, जब निकलोगे तो दिमाग में रहता है कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा, ये भी टेंशन रहता है, उस चक्कर में सच में कुछ छूट जाता है, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं, आराम से रह के प्रिपरेशन किया होगा तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं आएगा, नहीं किया रहेगा तो ही टेंशन होता है, ठीक है। बाहर तक ले जाते हैं, अंदर नहीं अलाउड होता है, हाँ, बाहर ले जाओगे वहाँ रखवा देंगे। अब भाई तुम्हारे पास सामान है, पैड है, हॉल टिकट है, वाटर बॉटल है, ये सब है तो बैग तो ले ही जाओगे ना, इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन हाँ अंदर अलाउड नहीं होता, बाहर रख देना होता है। कलर करने का किस में आता है भाई, वो पेंसिल से शेडिंग वेडिंग कर सकते हैं, कलर करने का कहाँ आता है। इतना फालतू टाइम नहीं रखा रहेगा, इतना टाइम मिलता है पेपर में तुमको। देखो उसमें मार्क्स किसके होते हैं, तुम कितना अच्छा पेंटिंग कर रहे हो उसके मार्क्स नहीं होते हैं, ये गलत फहमी से निकाल दो। हाँ, फॉर्मेट का मार्क्स होता है, तुमने स्लोगन कुछ अच्छा डाला है उसका मार्क्स होता है, ठीक है। क्रिएटिविटी में क्या, तुमने भाई कुछ पेंटिंग मतलब इमेज बना दिया, तुमने एक इंसान ही बनाया है, अब वो इंसान दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, वो भी आता है ना, मैंने बताया था कई बार बनाते हैं ना ऐसे वाले, ऐसा वाला, ऐसा वाला भी इंसान बनेगा, चलता है, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेने का इतना। जो तुमको जो स्किल सिखा रहे हो उसका मार्क्स होता है, ठीक है। पता चला कलर करने बैठे आधा घंटा उसी में जा रहा है, हाँ। और कुछ बच्चे होते हैं जो रात को भी कहीं जग जाते हैं और सुबह नहीं उठते। रात को भी नहीं जग पाते और सुबह भी नहीं उठ पाते। देखो ऐसा, पहली तो पता है लोगों के दिमाग में, शांत शांत शांत, लोगों के दिमाग में एक थॉट होता है ऐसा कि भाई वो है कि रात भर पढ़ता है यार, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ तो मेरे से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई, तुम सुबह से भी पढ़ सकते हो, तुम्हारा सबका अपना अपना लाइफस्टाइल है, सबका अपना अपना बॉडी क्लॉक अपने हिसाब से काम करता है, तुमको जो टाइम सूट करता है तुम उस टाइम में पढ़ो, ठीक है। मेन क्या पढ़ने से मतलब है, जरूरी नहीं है कि रात भर जग के पढ़ेगा वही अच्छा पढ़ रहा है, या जो एकदम सुबह उठ के पढ़ता है वही अच्छा पढ़ता है, ठीक है। जितना तुम्हारा टाइम तुम दे रहे हो उतना टाइम तुम ढंग से यूटिलाइज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। 4 घंटा दिया तो 4 घंटा वाकई में पढ़ रहे हो। पता चला कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिन रात हर टाइम जगते हैं, मोबाइल लेके बैठ के इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। या बुक खोल के बैठते हैं, सोचने लगते हैं मेरा 10th होगा कि नहीं होगा, अरे छोड़ो ये तो नहीं होगा, आगे की सोचता हूँ। ये सब दिमाग लगा बैठोगे, कहानियाँ सोचते रहोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। जितना टाइम दो ढंग से दो, उसको सही से यूटिलाइज करो, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी पढ़ो, वो मैटर नहीं करता। और दूसरी चीज़ कि किसी और को देख के अपना टाइम टेबल मत बनाना चालू कर दो कि भाई वो रात भर जग रहा है तो अब मैं भी आज से रात भर जगूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसका अपना घर का माहौल सब अलग है, तुम्हारा अपना अलग है, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो और पढ़ो। और अब कम से कम तुम्हारे दिन में 24 घंटे में से कम 12 घंटा तुम्हारा पूरी तरह से स्टडीज़ पर डेडिकेटेड होना चाहिए। एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है तो कम से कम 12 घंटा टाइम तुम्हारी पढ़ाई पे जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि तुम्हें एग्ज़ाम वाले दिन, लास्ट वाले दिन जागना नहीं पड़ेगा अननेसेसरी, बराबर है, वो चीज़ ध्यान रखो। सर 12 घंटे मतलब सर 99 नहीं डाले सर। एक मिनट, डर लग रहा है सर माउंटेन डर, अब वही है, डर सबको लगता है
और गला सबका सूखता है। तो यहाँ माउंटेन ड्यू पीने से डर नहीं जाने वाला है, ठीक है। डर डेफिनेटली होता है, वो रहेगा। वो क्या है ना, पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं। ए भैया शांत हो जाओ 2 मिनट। वो लाइट ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट। एक मिनट। तो मतलब पहली बार बोर्ड दे रहे हैं ना, तो थोड़ा डर तो रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। पर हाँ, धीरे धीरे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी आगे आगे चल के जो तुम पहली बार फेस करोगे। हर चीज़ के लिए डर लगता है, पर क्या है ना, ये स्टेज एक बार पार करना ज़रूरी है, हर इंसान के लाइफ में आता है। तो ये सोच के चलो कि हाँ, ये लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं अच्छे से एक्सपीरियंस करूं और आगे बढ़ूं, ये सोच के चलो। डर तो लगेगा, उसके लिए मैं नहीं बोल सकता कि डर लगेगा ही नहीं। हाँ, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है जिसने, उसको ज़्यादा डर लगेगा, ठीक है। जिसने पढ़ा है उसको कम डर लगेगा, ठीक है। तुमको अभी जिसने पढ़ा होता है उसको ये डर लगता है कि भाई हार्ड क्वेश्चन आएगा, मेरे अच्छे स्कोर्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें सोचना बंद कर दो, ठीक है। इतना सोच के चलो, अब जितना है मेरे को मैक्सिमम अपना एफर्ट डालना है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरा एफर्ट डालना है, ठीक है। बस इतना सोच के चलो, क्योंकि उसके आगे हमारे हाथ में है भी नहीं, और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है वो चीज़ सोचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किनको? जिन बच्चों को डर नहीं लगता, ये सब मतलब बहादुर योद्धा लोग हैं, ठीक है। ये मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज में से आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में क्या मैं मतलब समर्थ नहीं हूँ आंसर देने के लिए, मेरे लेवल के ऊपर की चीज़ें हैं। वो भी वाला ना, ये सब अल्टीमेट लेवल के लोग हैं, इनके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा। और क्या कुछ बोल रहे थे आप? शांत 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 शांत। हैवी ब्रेकफास्ट करके जाएंगे भैया बेटा बोल रहे हैं एक दिन पहले हैवी मत करके जाना, लाइट ही करके जाना। पता चला हैवी खा के गए और इतना ढकार मार रहे हो, फिर नींद आ रही है, ऐसा मत करना, ठीक है। हल्का फुल्का नाश्ता करके जाना। और हाँ सुनो, जब रात भर जब जग के जाते हैं हम पेपर लिखने, रात भर जग के जाओगे ना, तो सुबह जब तुम नाश्ता वास्ता करोगे ना, तो तुमको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। रात को एग्जाम के एक दिन पहले वाली रात को कोशिश करो कि पहले निपटा लिया, रात को जगना ना पड़े, उसमें तबीयत खराब होने का रिस्क रहता है, ठीक है। ज़्यादा बच्चों का ऐसा होता है, खास करके पहले वाले पेपर में। एक तो टेंशन होता है, ऊपर से रात भर खींच लिया तुमने, ऐसे ही सोए नहीं हो, फिर कुछ खाया तो वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। ये ज़्यादा बच्चों का, तुम पूछना बोर्ड वालों में, बहुत सारे बच्चों का ऐसा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ना हो, चिल करो आराम से, लास्ट वाले दिन सो, मस्त नींद लो, सुबह जाओ हल्का नाश्ता करके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, नाश्ता करके जाना हल्का फुल्का। हाँ बोलो। हाँ जान देते हैं, वॉशरूम जान देते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा तैयारी करके मत जाना कि वहाँ वो शीट पेपर वगैरह का सेटिंग करके रखेंगे, वो मत करना। अब हो गया हो गया? चलें? ओके।